सभी को नमस्कार। साथियों, गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगाधर सोनी, हेडमास्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांटरी दीडवाना नागौर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 में स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में गांधी जी की जो टाइमलाइन के बारे में जीवन जो परिचय पढ़ा था, उनकी शिक्षाओं का अध्ययन किया था। दक्षिण अफ्रीका में उनके जो सत्याग्रह के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम पढ़ेंगे गांधी जी ने जब भारत पहुंचे थे 1915 में, तब भारत में उनके जो प्रमुख किए गए कार्य क्या है, उनके टाइमलाइन क्या है, उनके बारे में हम शॉर्ट संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो भारत में गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए, तो हम देखते हैं कि भारत में गांधी जी पहुंचे कब 1915 में। जब 1914 के अंत में वहां से इंग्लैंड होते हुए गांधी जी भारत के लिए रवाना हुए, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचे। और इसीलिए भारत सरकार ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाना के रूप में मनाने का फैसला किया। तो प्रवासी को जो भारत के जो लोग हैं विदेशों में रहते हैं और फिर वो भारत में आए और भारत के प्रति अच्छा कार्य करे, तो ऐसे लोगों को प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो गांधी जी 9 जनवरी को ही भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले ने गांधी जी को भारत को जानने के लिए, गोखले ने गांधी जी के अंदर प्रतिभा देखी और कहा कि गांधी जी भारत को अंग्रेजों से मुक्त करा सकते हैं, अंग्रेजों के अत्याचार शासन से मुक्त करा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको अगर भारत को जानना है तो आपको सबसे पहले भारत का भ्रमण करना चाहिए, भारत के प्रत्येक कोने में जाकर वहां की स्थिति का आंकलन करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने कोचरब में एक आश्रम की स्थापना की, जिसको सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आ जाए, कोचरब आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। ये कोचरब गुजरात में ही है। और ब्रिटिश सरकार ने इसी वर्ष 1915 में उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया। केसरे हिंद से जो ब्रिटेन का बहुत बड़ा पदक है, और वो उनकी महारानी विक्टोरिया ने उनको प्रदान किया था। और किस लिए किया था? दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए। उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में जो कार्य किए थे, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के लिए किए हो या वहां की जनता के लिए जो भारतीयों के लिए आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, उनके लिए है। या फिर हम बात करें कि उन्होंने 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए जो सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, तो उस संबंध में उन्हें केसरी हिंद से सम्मानित किया था। तो केसरी हिंद पदक से कब सम्मानित किया? 1915 में। 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, यानी वहां पर वो टीचर बन गए और वहां पर पढ़ाने का काम करने लगे। 1917 में उन्होंने जो सत्याग्रह आश्रम था कोचरब में, उसको वहां से ट्रांसफर करके साबरमती नदी के किनारे पर स्थापित कर दिया। और इसी वर्ष 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, तो आपको ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और किस कारण हुआ था? वहां पर नील की खेती करवाई जाती थी, और जो खेती कराने का जो तरीका था अंग्रेजों का, वो था 3 कटिया पद्धति। और ये क्या थी? लोगों का शोषण करती थी ये पद्धति। इसलिए राजकुमार शुक्ल, वहां से एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने निवेदन किया गांधी जी से कि आप वहां चले और आंदोलन करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। 1918 में फिर 2 और आंदोलन हुए थे, अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन और फिर हुआ खेड़ा का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन सत्याग्रहों में चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन और फिर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह सबसे लास्ट है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न परीक्षा में ये भी आ सकता है, इनमें से कौन सा है काल अनुसार व्यवस्थित है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित है? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन और फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये ध्यान रखना है। 1919 में रॉलेट एक्ट वो आया गया, जिसको काला कानून कहा जाता था। नो वकील, नो दलील और नो अपील, ये ऐसा कानून था जिसमें किसी को भी पकड़ कर बंद जेल में डाल दे, तो नहीं तो कोई वकील खड़ा कर सकता है, ना कोई अपील खड़ा हो सकती है, नहीं कोई दलील उसके विरोध में हो सकती है। तो उसके विरोध में उन्होंने
पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह किया। ये जो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह, ये तो एक क्षेत्र विशेष के थे। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में है पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह 1919 में किया। और इसी वर्ष है उन्होंने यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन गुजराती में समाचार पत्रों के है वो क्या बने, संपादक बने। और इन समाचार पत्रों का है उन्होंने संपादन शुरू किया, यानी प्रकाशन शुरू किया। तो प्रश्न आ जाए, यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1919 में। नवजीवन का 1919 में। यंग इंडिया कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी में। नवजीवन कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था कि वो तुर्की के जो खलीफा को वहां से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, तो मुस्लिम लोग है वो उसके विरुद्ध हो गए थे। तो उन्होंने है उस आंदोलन को, उनको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों के प्रति अपना सदा भाव बनाए रखने के लिए या उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1920 की बात करें, 1920 में है भारतीय होम रूल लीग के वो अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गए। और 1 अगस्त 1920 से जो एक सबसे बड़ी घटना हुई वो क्या थी? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920, 1 अगस्त 1920। और इस आंदोलन के दौरान उन्होंने उनको जो भी अंग्रेजों से जो सम्मान या उपाधियां मिली थी, पदक मिले थे, वो सारे उन्होंने लौटा दी, चाहे वो केसर हिंद की उपाधि हो या बोर के पद हो या जुल्लू पदक हो गए। तो प्रश्न ये आ सकता है कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि है कब लौटाई, किस आंदोलन के विरुद्ध लौटाई? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है। बाकी जितने भी नेता थे उन्होंने जिनके पास पदक वगैरह थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध या हमके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध के विरोध में है उन्होंने अपनी उपाधियां लौटाई थी। परंतु है यहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के विरोध में ही ये केसर हिंद की उपाधि, बोर पदक और जुलू पदक लौटाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1921 में मुंबई में उन्होंने ऐसे आंदोलन के तहत विदेशी वस्त्रों की होली जलाई कि हम ऐसे करेंगे, हम विदेशों का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, विदेशी वस्त्रों की उन्होंने मुंबई में होली जलाई थी। 1922 में है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थान पर एक कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। उस कारण है गांधी जी ने ऐसे आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर है अपने आंदोलन को है हिंसात्मक नहीं होने दूंगा, कि उसमें अगर हिंसा का नाम मात्र का भी अगर प्रवेश हो गया तो मैं उसी दिन, जब ये प्रारंभ किया गया था आंदोलन, तो उसी दिन उन्होंने कहा कि अगर इसमें हिंसा का नाम मात्र का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया तो मैं उसी दिन आंदोलन वापस ले लूंगा। और उन्होंने ऐसे आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण गांधी जी की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि लोगों ने उनका आलोचना शुरू कर दी। तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की आलोचना शुरू हो जाती है तो उसका है थोड़ा व्यक्तित्व कमजोर पड़ जाता है। तो गांधी जी को कमजोर समझ कर ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और उन्हें 6 साल के कारावास की सजा सुनाई। 1923 में है वो जेल में थे, उस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह नाम की पुस्तकें लिखी थी। 1924 में जब उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया और उनका व्यवहार अच्छा था, उस आधार पर है उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। और इसी वर्ष वो कांग्रेस का जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था उसके वे अध्यक्ष बने। एकमात्र पहली बार कांग्रेस की एकमात्र बार पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो एक ही बार बने। तो प्रश्न ये आएगा कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो बेलगाम का अधिवेशन था 1924 का। 1927 में है उन्होंने बारदोली में सत्याग्रह प्रारंभ किया सरदार पटेल के नेतृत्व में। 1930 में देखें नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया, यानी नमक बनाने का जो अधिकार है उन्होंने अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया, जिसके कारण भारतीय जो लोग हैं नमक बना रहे थे उनके अधिकार समाप्त हो गए। इसके विरोध में उन्होंने नमक सत्याग्रह किया और उसके तहत उन्होंने 12 मार्च 1930 को एक मार्च प्रारंभ किया, एक अभियान रैली जुलूस निकाला। वो कहां से था? वो दांडी, उसको दांडी मार्च कहते हैं। साबरमती से शुरू होकर उन्होंने जो समुद्र तक, तो वो दांडी मार्च था। शुरुआत में उनके पास में 78 अनुयायी थे, उस दांडी मार्च में 78 अनुयायी थे। जैसे जैसे वो समुद्र किनारे पहुंचा वहां तक उनके पास में हजारों व्यक्ति उस मार्च में शामिल हो गए थे। और दांडी मार्च है वो प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को और वो खत्म कब हुआ? 5 अप्रैल को खत्म हुआ।
और उसी दिन उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो प्रारंभ कर दिया। तो प्रश्न आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 है। दांडी मार्च 1930 है। अगर तारीख पूछ दे दांडी मार्च 12 मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तारीख पूछे 5 अप्रैल। 1931 में है गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इरविन कौन था? तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड इरविन, उनके बीच में समझौता हुआ। वो समझौते देखते थे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं दिया था जो 1930 में हुआ था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तो गांधी और इरविन समझौते के तहत गांधी जी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। वहां पर उनको है वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर, उन्होंने ये भी कहा था। और एक पत्रकार ने ये कहा कि मंगीगम पैलेस के जो सीढ़ियों पर है जो एक अर्धनंगे व्यक्ति को चढ़ते देखना है बहुत ही अद्भुत लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है। 1932 में है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पेट कहा जाता है, और इसी के तहत आगे चलकर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1933 में हरिजन नामक का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो हरिजन से यहाँ स्पष्ट है कि जो अम्बेडकर साहब है वो कह रहे थे कि दलितों के प्रति है जो भारतीय समुदाय में है, हिंदू में है, वो काफी भेदभाव है, छुआछूत का है, जो काफी भेदभाव चल रहा है। तो वो उसके तहत है गांधी अम्बेडकर है अलग विचारधारा पर चल रहे थे, तो गांधी जी और उनके बीच में समझौता हुआ और उसके तहत गांधी जी ने कहा कि मैं अब दलितों का उद्धार करने के लिए या दलितों को हिंदू समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए अब आंदोलन करूंगा। तो उन्होंने हरिजन सेवक संघ, हरिजन यानी हरि के लोग, दलितों को है हरि के लोग यानी भगवान के लोग है कहा, और वही सेवक संघ की स्थापना की। फिर उन्होंने हरिजन के नाम से समाचार पत्र भी प्रकाशित किया और उन्होंने अपने जो सत्याग्रह आश्रम था साबरमती का उसका नाम बदलकर हरिजन आश्रम रख दिया और सत्याग्रह आश्रम को हमेशा के लिए 1933 में छोड़ दिया और कहा कि मैं सत्याग्रह आश्रम में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि हरिजनों को है, इन दलित व्यक्तियों को है हिंदू समाज में वो अधिकार नहीं मिल जाए जो बाकियों को मिलते, और उन्होंने कभी भी प्रवेश नहीं किया। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। गांधी जी है वो चाहते थे कि देश के विकास में गांवों का बड़ा हाथ है, तो गांवों के विकास के लिए उन्होंने ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में उन्होंने वर्धा में एक आश्रम स्थापित किया, सेवाग्राम आश्रम। तो ये आपको ध्यान रखना, वर्धा में स्थापित आश्रम का नाम क्या है? सेवाग्राम आश्रम। 1936 में स्थापित, वर्धा है महाराष्ट्र में। 1937 में उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत निवारण के लिए एक अभियान चलाया। उस अभियान के दौरान वो पहली बार दक्षिण भारत की यात्रा पर वो गए। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में। और पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह करना है तो खुद पर है, खुद पर आत्मनिर्भर करना, खुद को है दुख देना, कष्ट देना, अन्यों को नहीं। सत्याग्रह उन्होंने यही अर्थ बताया कि सत्याग्रह में व्यक्ति है, सत्याग्रह व्यक्ति अपने को खुद को है वो कष्ट देता है। 1942 में उन्होंने अंग्रेजों से जो बहुत बड़ा एक रणनीतिक खेल खेला, उसके तहत उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इस दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर आगा खां महल पूना में, ये आगा खां महल कहाँ है? पूना में, पूना के आगा खां महल में पकड़ कर गिरफ्तार करके वहां पर कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। उनके साथ में उनका सचिव महादेव देसाई भी था और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी, उनको भी आगा खां महल में है बंदी बना लिया गया। और इसी वर्ष है उनके निजी सचिव महादेव देसाई थे, उनका निधन है वो आगा खां महल में ही हो गया था। 1944 में आगा खां महल में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का भी निधन हो गया था। और इसी तरह चलते थे तो 1947 में है भारत आजाद हुआ। और 1948 में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के जो बिरला हाउस में है शाम की जो प्रार्थना कर रहे थे उसमें प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उसमें नाथूराम गोडसे द्वारा है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके अंतिम शब्द हे राम ये बताए जाते हैं।
बापू की मृत्यु, महात्मा गांधी की मृत्यु की सूचना देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सच ही कहा था कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये कथन किसका था कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई। तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये गांधी जी के जीवन से संबंधित टाइमलाइन थी जो संक्षिप्त में थी। अब हम पढ़ते हैं कि गांधी जी के उपनाम क्या थे, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपनाम कौन सा, मोहन। मोहन है उनके बचपन का नाम था, उनके दोस्त है उनको मोहन नाम से पुकारते हैं। गांधी जी का मूल नाम मोहनदास ही था। गांधी जी तो हम कहते हैं, गांधी जी उनकी जाति है और महात्मा उपाधि दी गई है। तो महात्मा गांधी ये दोनों नाम उनके स्वयं के नहीं है, ठीक है। मोनिया उनके बचपन का नाम था, बचपन में उनके पिताजी या माताजी परिजन वगैरह है उनको मोनिया नाम से कहते थे। भाई दक्षिण अफ्रीका में है जो आश्रम के लोग थे उनको भाई के नाम से पुकारते थे। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में गांधी जी के लिए सबसे पहले महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। बापू साबरमती आश्रम के जो अनुयायी थे उनके द्वारा गांधी जी को बापू कहा जाता था। इसके अलावा है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, गांधी जी को बापू कहते थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो प्रसारण में सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। मलंग बाबा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चला जो गांधी जी ने चलाया था। उस दौरान है कबायली लोगों द्वारा, कबायली जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। अर्धनंगा फकीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जब गांधी जी 1931 में इंग्लैंड गए लॉर्ड इरविन के साथ जो वार्ता समझौते के अनुसार, तो वहां की महारानी से मुलाकात की। तब जब वो बंकिंगम पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने ये विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्धनंगा फकीर कहा, देशद्रोही फकीर भी कहा था। कूली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट है वो गांधी जी को है दक्षिण अफ्रीका में कुलियों का मजिस्ट्रेट, कुली मजिस्ट्रेट कहते थे। भर्ती कराने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए सेना में भर्ती करने हेतु या भर्ती होने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया था गांधी जी ने, इसलिए लोगों ने उनको सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये जो उपाधि है भारत में अंतिम अंग्रेज जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने गांधी जी कहा कि ये एक आदमी एक बड़ी फोर्स के समान है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी की हम रचनाएं देखें तो कौन कौन सी उन्होंने पुस्तकें लिखी, तो प्रमुख रचनाओं देखें, पुस्तकें देखें तो उन्होंने हिंद स्वराज्य हमने पढ़ा था 1909 में जब वो इंग्लैंड से वापस दक्षिण अफ्रीका आए थे तो जहाज में उन्होंने लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उन्होंने जेल में लिखी थी 1924 में जब भारत में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था ऐसे आंदोलन के बाद में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी ये पुस्तक 1927 में प्रकाशित हुई थी। मेरे सपनों का भारत उन्होंने 1947 में लिखी थी। ग्राम स्वराज्य उनकी ये पुस्तक है। रचनात्मक कार्यक्रम 1941 में लिखी थी। इसके अलावा सर्वोदय जो जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट है उसका जो गुजराती में अनुवाद था वो सर्वोदय नाम से था, तो ये पुस्तक भी है गांधी जी ने लिखी थी। और गीता बोध ये गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप ये हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सर्वोदय, रचनात्मक कार्यक्रम, मेरे सपनों का भारत, ये किताबें आपको याद रखनी चाहिए। ये मुख्य मुख्य किताबें हैं गांधी जी की। इसके अलावा उन्होंने अखबार पत्र पत्रिकाएं वो भी प्रारंभ की थी। तो पत्र पत्रिका में सबसे पहले पत्रिका था ग्रीन पुस्तिका। तो ये पुस्तिका 1896 में है। जब वापस गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्होंने उस दौरान राजकोट में ये पुस्तक लिखी थी। इंडियन ओपिनियन ये जो समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र है, 1904 में दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। यंग इंडिया ये अंग्रेजी में समाचार पत्र था साप्ताहिक, ये 1919 में प्रारंभ हुआ। नवजीवन उन्होंने गुजराती में लिखा था 1919 में। हरिजन जो समाचार पत्र था साप्ताहिक, ये उन्होंने 1933 में प्रारंभ किया था। तो ये गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र थे।
गांधी जी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम देखें तो इनका हम अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी एक जगह इनका अगर हम अध्ययन कर लें, एक जगह लाए। सबसे पहले आएगा फिनिक्स फोरम। फिनिक्स फोरम की स्थापना 1904 में की थी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फोरम 1910 में उन्होंने स्थापित किया था ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में। कोचरब ये गुजरात में है, 1915 में इसकी स्थापना की। भारत में इनका ये पहला आश्रम था। सत्याग्रह आश्रम 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया है। कोचरब आश्रम को वो कहाँ ले गए, साबरमती नदी के किनारे ले गए, ट्रांसफर था आश्रम का। इसके अलावा उन्होंने एक और आश्रम स्थापित किया, सेवाग्राम आश्रम 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में उन्होंने स्थापित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइमलाइन का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पहले स्थापित किया, कौन सा बाद में, किस सन में कौन सा आश्रम स्थापित किया, आपको इसको अध्ययन करना है। आप जितना ज्यादा इसका अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में ये रहेगा। गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह तो हम पढ़ चुके, फिर भी है कि संक्षेप में उनका वापस पुनः रिवीजन कर लें। रंग भेद के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया था, ये दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में, एसएटी के जो ऑर्डिनेंस था उसके खिलाफ। चंपारण का सत्याग्रह उन्होंने किया था 1917 में। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा का सत्याग्रह उन्होंने 1918 में भी स्थापित किया। 1918 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन 1919 में किया था। ऐसे आंदोलन जो उन्होंने चालू किया था वो किया था 1920 में। बारदोली सत्याग्रह 1927 में। दांडी मार्च उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और उन्होंने सभी ने अविज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया था, वो है 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने प्रारंभ किया था 1940 में, और भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया 1942 में। तो ये था गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह। हमने आज के अध्याय में ये पढ़ा कि गांधी जी ने जो भारत में है आए और उसमें उनका जो प्रमुख गतिविधियां क्या थी उनका संक्षिप्त में अध्ययन किया। इसके अलावा हमने पढ़ा गांधी जी के उपनाम क्या है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा गांधी जी की जो रचनाएं कौन कौन से, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं लिखी। इसके अलावा हमने आज लास्ट में ये पढ़ा कि गांधी जी ने कौन कौन से आश्रम स्थापित किए और गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह कौन कौन से थे। अगले अध्याय में अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां पढ़ेंगे, गांधी जी के जीवन दर्शन पर किसका प्रभाव पड़ा था वो उसका अध्ययन करेंगे। फिर उनके जो है अन्य जो विचारधारात्मक है जो प्रश्न टॉपिक है, चाहे सत्य अहिंसा सत्याग्रह, उनके बारे में हम एक एक वीडियो आपके साथ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।